हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो कार्य प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। और इसके पहले हम लोग जो है इसकी भौगोलिक विस्तार यानी उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार वो पढ़ चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा 7618025304। और कोई भी समस्या हो आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, या फिर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। तो आइए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा एग्जाम 21, क्योंकि कोई भी सूचना हो या वीडियो हो तुरंत आप लोगों को उसकी सूचना मिल जाए। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उत्तर वैदिक काल का समय जो है बार बार हम आप लोगों को वो रिवाइज करवा देते हैं, रिवीजन में आप लोगों को करवा देता हूं, जिससे एग्जाम में कभी कभी डेट भी मिस हो जाता है, कोई सामान्य क्वेश्चन जल्दी में आप लोग गलत कर देते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था, अब उत्तर वैदिक काल में के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है उसका जो मुख्य आधार है वह है 3 वेद। 3 वेद कौन कौन है? तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 3 वेद के आधार पर हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक एज। ओके, तो उत्तर वैदिक काल में शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक से तात्पर्य है राजा प्रमुख होता था। उत्तर वैदिक काल में राजा प्रमुख होता था, ठीक है। और इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा अब वंशानुगत हो गया, जबकि पूर्व वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था। राजा जनता द्वारा चुना जाता था। जो योग्य व्यक्ति होता था वह पूर्व वैदिक काल में राजा ओनली युद्ध का नेता होता था। ध्यान रखिएगा आप लोग, युद्ध का नेतृत्व करता था जो योग्य होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह परिवर्तन आ गया। राज शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था और राजा का पद वंशानुगत हो गया है। अब यहाँ पर राजा श्रेष्ठ हो या न हो, लेकिन अब वंशानुगत चलेगा। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ठीक है। अगला पॉइंट है राजा उपाधि धारण करने लगा, जबकि पूर्व वैदिक काल में राजा उपाधि धारण नहीं करता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा उपाधि धारण करने लगा। उपाधि कैसी धारण करता था? सम्राट की, एकराट की, विराट की और स्वराट की। तो उत्तर वैदिक काल में राजा यह उपाधियां सब धारण करने लगा। सम्राट, एकराट, विराट और स्वराट जैसी उपाधियां वह धारण करने लगा। अगला पॉइंट है राजा का राज्याभिषेक होने लगा। उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक होने लगा, जबकि पूर्व वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक नहीं होता था, ठीक है। जबकि इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक होने लगा, और इस राज्याभिषेक के अवसर पर राजसु यज्ञ का आयोजन किया जाता था। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजा उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का आयोजन किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, ठीक है। अब यहाँ पर मंत्री परिषद होती थी, तो पूर्व वैदिक काल में भी राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद होती थी वह पूर्व वैदिक काल के मंत्री परिषद से बड़ी हो गई। संख्या हम लोग देख लेते हैं, और नाम भी इसका अलग मिलता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस पॉइंट को हम फिर देख लेते हैं हम लोग। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसे रत्नी कहते थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे रत्नी कहते थे। और इस रत्नी का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ध्यान रखिएगा इस बात को कि शतपथ ब्राह्मण में राजा के मंत्री परिषद का
उल्लेख मिलता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि राजा के मंत्रिपरिषद, उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी और मंत्रिपरिषद को रत्नी कहते थे, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला पॉइंट है, रत्नियों की संख्या 12 होती थी और यह मंत्रिपरिषद जो था उसे रत्नी कहते थे और इन रत्नियों की संख्या कुल 12 थी, यानी मंत्रिपरिषद में 12 सदस्य होते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ओके, अगला पॉइंट है कि इन 12 रत्नियों में नाम क्या था उसको देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक दो बार प्रश्न पूछा जा चुका है, एक आध पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में जो रत्नी का उल्लेख मिला है और उनकी संख्या रत्नियों में यानी मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 12 बताई गई है, तो वह 12 कौन कौन थे। नंबर 1 पर पुरोहित होता था। पुरोहित राजा का सलाहकार भी होता था और धार्मिक क्रियाकलापों को भी संपादित कराता था। ओके, दूसरे नंबर पर सेनानी होता था, यह सैन्य प्रमुख होता था, सैनिकों की देखरेख करता था, उनकी भर्ती करता था। ओके, अगला है युवराज, तीसरे नंबर पर है युवराज। युवराज क्या होता था, यह राजा का उत्तराधिकारी होता था। यह राजा का युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। अगला पॉइंट है 4 महिषी। महिषी क्या होती थी, रानी होती थी। महिषी रानी होती थी, यह भी मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में थी। अगला है 5वें नंबर पर छत्ता। छत्ता कहते थे द्वारपाल को, ठीक है, द्वारपाल को छत्ता कहते थे। इसके बाद नंबर 6 पर ग्रामणी था, यह ग्राम का मुखिया होता था, ग्राम में शांति व्यवस्था को स्थापित करता था या देख रेख करता था उसकी। अगला पॉइंट है 7वें नंबर पर सूत। सूत क्या होता था, राजा का सारथी। सारथी आप लोग जानते ही होंगे, राजा का रथ जो चलाता था, सारथी रथ हाँकने वाले को कहते हैं। तो सूत जो होता था राजा का सारथी होता था। अगला पॉइंट है संग्रहिता, यह राजकोष का प्रमुख होता था। ध्यान रखिएगा आप लोग, राजकोष का प्रमुख होता था। अगला पॉइंट है 9वें पॉइंट में भागदूक है। जो भागदूक है वह क्या करता था, यह कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। भागदूक का कार्य क्या था, यह रेवेन्यू कलेक्ट का कार्य करता था, कर संग्राहक अधिकारी होता था। ओके, अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, यह पर्सनालिटी है गोविकर्ता। गोविकर्ता कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह जंगल का प्रमुख होता था, जिसको वन विभाग बोलते हैं, ठीक है। तो यह जंगल अथवा वन विभाग का वन का प्रमुख होता था। अगला है पालागल। पालागल क्या होता था, राजा का सहयोगी होता था, यह भी राजा की सहायता के लिए रखा गया था। अगला है 12वें नंबर पर अक्षवाय। अक्षवाय का क्या कार्य होता था, यह पासे के खेल में राजा की सहायता करता था। राजा जब पासे का खेल यानी ध्रुव क्रीड़ा जिसको कहते हैं, राजा जब पासे का खेल खेलता था तो उसमें अक्षवाय नामक जो व्यक्ति था, ठीक है, वह अक्षवाय नामक जो पदाधिकारी था वह राजा की सहायता करता था। तो यह रत्नियों में जो 12 रत्नी थे या मंत्रिपरिषद में 12 सदस्य थे जिनको रत्नी कहते थे, यह रत्नियों की संख्या जो 12 थी, इनको हम लोग देख लिए, एक बार फिर देख लेते हैं। नंबर 1 पुरोहित, नंबर 2 सेनानी, नंबर 3 युवराज, नंबर 4 महिषी, नंबर 5 छत्ता, नंबर 6 पर ग्रामणी, नंबर 7 पर सूत, नंबर 8 पर संग्रहिता, 9वें नंबर पर भागदूक, 10वें नंबर पर गोविकर्ता, 11वें नंबर पर पालागल और 12वें नंबर पर अक्षवाय। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए 2 समितियां संस्था होती थी, सभा और समिति। सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थी, यह राजा की सहायता करती थी और यह महत्वपूर्ण संस्था थी। सभा और समिति का उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था। अथर्ववेद में इस सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, ध्यान रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में यह पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। किस वेद में बताया गया? अथर्ववेद में। तो उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं भी होती थी, और जिसे अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक बार फिर समराइज आप लोगों को कर देते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा के पश्चात उसका पुत्र गद्दी पर बैठता था और राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा का राज्याभिषेक होने लगा, राजा उपाधियां धारण करने लगा, सम्राट, एकराट, विराट और स्वराट, और राजा का राज्याभिषेक होने लगा। इस अवसर पर राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाने लगा। ओके, और राजा की सहायता के लिए एक बड़ी मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद को रत्नी कहते थे। रत्नियों की संख्या 12 थी, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और रत्नियों में पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण पद था, ध्यान रखिएगा। सबसे नंबर 1 स्थान पर पुरोहित आता था, उसके बाद सेनानी, उसके बाद युवराज, उसके बाद महिषी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रत्नियों में प्रथम स्थान पर कौन आता है? तो पुरोहित, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी, छत्ता, ग्रामणी, सूत, संग्रहिता, भागदूत, गोवीकर्ता, पालागर, अच्छवाय। और इसके अलावा राजा की सहायता के लिए 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और जिसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट थे एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो हमने डिस्कस कर दिया और आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, फिर हम मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।